जो नए बच्चे हैं उनके लिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन सोसाइटी। रेलेवेंस सिर्फ बताऊंगी कि कितना रेलेवेंस है। सो जीएस पेपर 1 का पार्ट है ये, और जीएस पेपर 1 में 1/3 पोर्शन इंडियन सोसाइटी का है। और अगर मार्क्स वाइज भी देखा जाएगा तो अराउंड 80 to 90 मार्क्स, 70 to 90 मार्क्स अप्रॉक्स हम मान के चलते कि इतना आएगा आपके एग्जाम में। वेरी करता है, कभी 70 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, कभी 80 मार्क्स के आ गए, कभी 90 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी से, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जो बच्चा किसी भी जीएस के पेपर में अगर 120 से ज़्यादा मार्क्स निकाल लेता है तो समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन पक्का। सो 120 से ऊपर आप जितना ज़्यादा लोगे आप रैंक उतनी ज़्यादा इंक्रीज करोगे, ये फिर आप पर है ना। सो इंडियन सोसाइटी के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना ली, दैट मीन्स 80 मार्क्स आपके पक्के हो गए, समझ गए ना। सो स्मार्ट स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1। एनसीईआरटी क्लास कौन सा? क्लास 11 चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम ही है सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है, मीन्स समाज शास्त्र और समाज, ठीक है। अब देखो इसमें समझना कैसे है। So first of all, we will try to understand that term sociology। सबसे पहले हम सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। चलो देखिए, ये जो वर्ड है द टर्म इज मेड ऑफ 2। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो एक हो गया सोशियो एंड दूसरा हो गया लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, है ना, लॉजी मीन्स स्टडी। अब किसकी स्टडी? ये सोशियोलॉजी है, दैट मीन्स हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? हम समाज की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजी मीन्स ये एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें हमें किसका अध्ययन करना होता है? समाज का अध्ययन करना होता है। सो सोशियोलॉजी मीन्स हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोसाइटी, समाज का अध्ययन। अब आपने ये, चलो सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हम समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि हम सभी समाज का हिस्सा हैं तो लग भी रहा है बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअल में है भी अच्छा, इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि हम सब भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी तो अच्छे हैं, है ना। तो समाज भी कैसा होगा? अच्छा, पक्का सब अच्छा ही है, मतलब कैसा होगा? 50-50 होगा। अच्छा चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है ना समाज, ये अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत विषय है समाज, ठीक है। और इसका अध्ययन करने की, इसकी स्टडी करने की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, ये सबसे पहले समझना होगा। मीनिंग तो समझ में आ गया सोशियोलॉजी का कि स्टडी अबाउट द सोसाइटी, बट ज़रूरत क्यों है इसको पढ़ने की? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू स्टडी द सोसाइटी? पहले रिक्वायरमेंट तो पता चले, है ना। तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, क्यों रिक्वायर्ड है, ज़रूरत क्यों है इसे पढ़ने की? सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आया सुनने में, प्रॉब्लम। क्या आया? प्रॉब्लम। अच्छा और बताइए क्यों पढ़ना? हाँ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट, ओके, एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ओके, एंड राइट, डेमोग्राफिक, और
देखिए ये रिक्वायरमेंट इसकी क्यों है ये तब पता चलेगा, पहले हम ये तो देख लें कि समाज है क्या, आखिर ये बनता किससे है ना, कि ये सोसाइटी एक्चुअल में है क्या, ये बनती किससे है, ठीक है, व्हाट इज सोसाइटी। और तभी तो हम देखेंगे कि इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है। सो सोसाइटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, इजी टर्म में हम ले सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, अगर आप किसी को ये कहते हो कि इंडियन सोसाइटी ऐसी है, तो ये बात आप किससे कह रहे हो? अच्छा, दैट मीन्स सपोज अगर मैं आप सब यहाँ बैठे हो और मैं आपसे ये कहूँ कि इंडियन सोसाइटी की ये फीचर्स हैं, ये विशेषताएं हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं इंडियन सोसाइटी के बारे में बता रही हूँ और जो सुन रहे हैं वो इंडिया की सोसाइटी से अवेयर नहीं है। मतलब हम इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएंगे, मतलब किससे बात कर रहे हैं हम? बाहर वालों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? बाहर वालों से बात कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे आवर सोसाइटी मीन्स हमारी सोसाइटी, ठीक है, लेकिन जब मैंने ये टर्म बोली कि हमारी सोसाइटी या हमारा समाज, तो क्या ये कॉमन हो सकता है? सोच लीजिए। एग्जैक्टली, यस, कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन होगा इसमें? कल्चर कॉमन हो सकता है। अच्छा, और हाँ, क्या बोल रहे हो? नेशनैलिटी इज कॉमन, ठीक है, लेकिन सोसाइटी क्या कॉमन हो सकती है? अगर हम ये कहें कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, दैट मीन्स जब हम इंडियन ही आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम सब यहाँ पे कौन है? वी ऑल आर इंडियंस, राइट, और हम सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो आप क्या जज करोगे कि मैम का नाम है पूजा चौहान, मतलब मैम कहीं ना कहीं अपनी या तो कास्ट से रिलेटेड बता रही है या अपने रिलीजन से रिलेटेड बता रही हैं, या हो सकता है मैम अगर दिल्ली की है तो अपनी सोसाइटी के बारे में बता रही हैं कि दिल्ली का कल्चर ऐसा है, हो सकता है हरियाणा से हो तो हरियाणा का कल्चर बता रही हैं, राजस्थान से हो तो राजस्थान के बारे में बता रही हैं। गेटिंग दिस? मतलब आपने क्या कहा, आपने क्या समझा? मैंने जब ये कहा कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो आपने क्या क्या देखना शुरू किया? रिलीजन, कास्ट, ठीक है, फिर आप देखो, फिर भी चलो ठीक है, रिलीजन, कास्ट मतलब हो सकता है, चलो 2-4 लोग कॉमन हो सकता है, फिर भी अगर मैं कह रही हूँ हमारी सोसाइटी ऐसी है, फिर आप क्या कहोगे? हो सकता है मैम इकोनॉमिकली अपने एरिया की, अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हो। मतलब डिवीजन कहाँ कहाँ देखा हमने? इकोनॉमिक डिवीजन भी देखा, कास्ट डिवीजन भी देखा, रिलीजन बेस्ड वेरिएशंस भी देखे। दैट मीन्स क्या कि क्या सोसाइटी का कोई एक चेहरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इसीलिए एक ही समाज में अनेक समाज हैं, एक ही समाज में अनेक समाज हैं। अब हम कहते हैं एक ही समाज में अनेक समाज कैसे हो गए? अगर हम इंडिया में सिर्फ वुमेन की बात करें तो वुमेन अपनी एक अलग कम्युनिटी बना सकते हैं, सो जेंडर बेस्ड एक अलग डिवीजन हो गया, उन्हीं वुमेन्स में से फिर रिलीजन बेस्ड डिवीजन हो गया, फिर रिलीजन में भी कास्ट बेस्ड डिवीजन हो गया, फिर इकोनॉमिक बेस्ड डिवीजन हो गया, फिर हो सकता है हम देखेंगे कि पावर बेस्ड पॉलिटिकली कौन कितना अवेयर है, एजुकेटेड वुमेन्स कितनी है। दैट मीन्स क्या? बहुत सारे ग्रुप्स, और एक ही इंसान एक ही टाइम पे कितनी सोसाइटी का हिस्सा हो सकता है? बहुत सारी सोसाइटीज का पार्ट हो सकता है ना? एक ही पर्सन एक ही टाइम पे बहुत सारी सोसाइटी का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है ना?
अब बताओ क्यों पढ़ना जरूरी है ये समाज? क्योंकि ये लोगों के बारे में है ना। किसके बारे में है? लोगों के बारे में, ठीक है। मीन्स हियर वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम इस सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, और हम सभी सोसाइटी मतलब हम सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? अपना एक समाज बनाते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि एक ही पर्सन एक ही टाइम पे अलग अलग समाज का हिस्सा हो सकता है ना। और जब अलग अलग समाज का वो हिस्सा हो जाएगा तो उसका पार्टिसिपेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी भागीदारी, उसकी भूमिका, उसकी जिम्मेदारियां सब कैसी हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। उसका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका नजरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? उसकी बातों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जहां जिस कम्युनिटी में बैठ जाएगा वो वहां वैसी बातें करेगा। तो समाज अपने आप में, शब्द तो छोटा सा लगता है कि समाज की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुद एक ही समाज के हिस्से नहीं हैं। हम इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे समाजों का हिस्सा है। समझ आया इतना? पक्की बात है? चलो ठीक है। अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया समाज है क्या, किससे बनता है समाज? लोगों से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिस गुरुकुल, ये अपनी एक अलग कम्युनिटी है ना। ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा एनवायरनमेंट, ये सब कुछ अपना एक अलग समाज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्यों कहा कि गुरुकुल अपने आप में एक समाज है? बताइए क्यों कहा? हाँ, 1 by 1। हाँ चलिए आप बताइए। नहीं, लोगों का समूह तो हम 5-7 बाहर से पकड़ लाएंगे तब भी बन जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे, लेकिन क्या वो गुरुकुल कम्युनिटी होगी? दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, सबका डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन सेम है, सबका काम करने का नजरिया सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम। समझ गए? इसका मतलब क्या? जैसे ही एक जैसे विचार वाले, एक जैसे उद्देश्य वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो अपने आप में एक कम्युनिटी बन जाएगी। इसलिए गुरुकुल क्या हो गया? अपने आप में एक समाज बन गया। समझ गए? अब वैसे चाहे इंडिविजुअली हम सब अलग हो, लेकिन क्या है, फिर भी हम अब एक कम्युनिटी बन चुके हैं, हम एक समाज बन चुके हैं। गेटिंग दिस? हाँ, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव आएगा। दिस इज द क्लासरूम फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन। यहाँ सब आईएएस बनने वाले हैं, सबका मोटिव एक है, सबका डिसिप्लिन एक है, रूल रेगुलेशन सबके ऊपर एक जैसे है, पॉजिटिविटी भी अच्छी है सबकी, है ना? सब पॉजिटिव है ना? है ना? तो क्या हुआ? हो गए ना एक सोसाइटी। वी कैन सी, इसको इजीली हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे कॉमन गोल्स वाले, कॉमन ऑब्जेक्टिव वाले, या कुछ कोई कॉमन फीचर होगा। अगर रिलीजन बेस्ड भी समाज बनता है तो वहाँ धर्म सबका कॉमन होगा, जितने लोग उसका हिस्सा हैं। अगर जाति से संबंधित समाज है तो जाति सबकी फिर वहाँ पे एक होगी, जितने लोग उस समाज का हिस्सा होंगे। मतलब कोई एक कॉमन फीचर होगा वहाँ पे। समझ गए? और इसीलिए भारत के समाज की खास बात यह है कि भारत के समाज में, खुद भारत के समाज में बहुत सारे समाज हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये यूनिक फीचर है इंडिया का। और जब हम सबका, और जब हम अलग अलग हैं, चाहे हम धर्म के आधार पर अलग हों, जाति के आधार पर अलग हों, ठीक है, अर्थव्यवस्था के आधार पर, आर्थिक जो हमारा जो भी बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके बेसिस पे हम अलग हों, चाहे जितनी विविधता हो, लेकिन फिर एक कॉमन फैक्टर क्या आता है जब हम कहते हैं कि वे इंडियन सोसाइटी, देशभक्ति। राइट राइट। फिर हम एक कॉमन फीचर क्या देखते हैं अपने अंदर? वी ऑल आर इंडियंस। फिर हम क्या कहते हैं? दिस इज इंडियन सोसाइटी। हो गया? समझ आ गया? मतलब कॉमन विल होनी चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ गए? अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
आप नोट करते जा रहे हो ना ये सारा? ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी अबाउट सोसाइटी, की समाज का अध्ययन करने की या समाज की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आप बता सकते हो क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी स्टडी करने की, बताइए। हाँ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, किसका डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट? हाँ, सोसाइटी में कौन है, कौन है, पीपल है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट क्यों है समाज की? जब हम समाज का अध्ययन करने बैठेंगे, जब हम सोसाइटीज़ का अध्ययन करने बैठेंगे, उनकी स्टडी करने के लिए बैठेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा समाज है ना, वो है कितने प्रकार का, दिखता कैसा है, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मेन यूनिट है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, मानव, है ना। अब दूसरी चीज, जब हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा, टू गेट नॉलेज अबाउट द वेरिएशंस, मतलब कि जितनी विविधताएं हैं, जितनी भिन्नताएं हैं हम सबके बीच में, वो कब पता चलेंगी, जब हम समाज का अध्ययन करेंगे। सिर्फ धर्म और जाति ही विविधताओं में, भिन्नताओं में नहीं आती, इसके अलावा भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। सोच के आधार पर भी समाज अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, गांव और शहर के आधार पर भी विभाजन हो सकता है, अमीर और गरीब के हिसाब से भी विभाजन हो सकता है, सिर्फ धर्म और जाति ही नहीं है सिर्फ आधार। तो अगर हमें नॉलेज लेनी है, नॉलेज अबाउट द वेरिएशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हमें वेरिएशंस पता चल जाएंगी, जब हमें समाज की भिन्नताएं और जो विविधताएं हैं वो जब हमें पता चल जाएंगी, तब हमें क्या पता चलेगा, तब हमें प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। क्या पता चलेंगी, प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। ये भी देखेंगे प्रॉब्लम्स कैसे पता चलती हैं। ठीक है, टू नो अबाउट प्रॉब्लम्स, मतलब समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें समाज का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब पहले भिन्नताएं पता चली, फिर अब उन विभिन्नताओं की वजह से कुछ परेशानियां हमारे सामने आई कि कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब फिर हम क्या करेंगे कि जब किसी भी समस्या का कोई कारण हो सकता है, ठीक है, तो समाधान कैसे होगा बताइए। जो कारण है उसी को सुधार दो तो समाधान हो गया। यस, तो जब हमें रीजन पता चल गया तो हम क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि अब इस पर सुधार कैसे करें। मतलब सोशियोलॉजी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, समाजशास्त्र किस लिए इम्पॉर्टेंट है, टू स्टडी अबाउट सोसाइटी। और क्या क्या स्टडी करनी है हमें स्टडी करनी है कितनी विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन कितनी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब समस्याएं कौन कौन सी हैं, और अब हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, कि अब इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। ये भी हमें कैसे पता चलता है, जब हम समाज का अध्ययन करते हैं। समझ गए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और इश्यूज, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। ठीक है, या समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज का अध्ययन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन करना। और अब ये अध्ययन कैसे होता है बच्चों, क्या सिर्फ ऐसे देख के अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा लिया, कोई अजम्पशन लगा लिया, क्या ये तरीका हो सकता है अध्ययन करने का? हाँ, बात करने से हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, और
मेंटेलिटी ऑफ द पीपल्स, राइट। और ये अध्ययन होता कैसे है? जब भी हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ द सोसाइटी मीन्स यहाँ पे जो स्टडी होगी वो कैसे स्टडी होगी? वो साइंटिफिक स्टडी होगी, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर वो अध्ययन होता है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ अजम्पशन नहीं होते, वो कैसे होते हैं? प्रूफ बेस्ड, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीकों से। अब वैज्ञानिक तरीकों से कैसे अध्ययन होगा? विज्ञान क्या करता है बताइए? हाँ, प्रूफ करता है। कुछ फार्मूलाज होते हैं, और फार्मूलाज भी कैसे बनते हैं? कुछ डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से फार्मूलाज बनते हैं, फिर उसके हिसाब से हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा निकाला जाता है। चलो अब आप समझो कि आप सोशियोलॉजिस्ट हो, आप हो समाजशास्त्री, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, हालांकि बनना हमें क्या है? आईएएस है ना, लेकिन आईएएस बनने के लिए भी आपके अंदर वो समाज के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए, ये पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको उसी समाज के कल्याण के लिए काम करना है ना। सो स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट ना। चलो अब देखते हैं कि कैसे इसकी स्टडी होगी। What is the formula? ठीक है, क्या तरीका होगा इसकी स्टडी करने का? ठीक है, तो वैज्ञानिक आधारों पे, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार, मतलब वैज्ञानिक तरीके से इसकी स्टडी होती है। तो वैज्ञानिक तरीकों से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरा समाज है, पूरी इंडियन सोसाइटी, अब आप अपना इमेजिनेशन लेकर आओगे, ठीक है। मैं इंडिया का मैप बनाऊंगी, इंडिया की थोड़ी सी विविधता बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपना इमेजिनेशन उसमें लगाओगे, ठीक है, और फिर आप मुझे बताओगे कि मैम हम भारत के समाज को इतने तरीके के समाजों में बांट के देख सकते हैं। हमें अगर समाज में परेशानियां या मुद्दे या समस्याएं खोजनी हैं, ठीक है, तो हमें किस किस आधार पर इसका अध्ययन करना होगा, ठीक है। चलो इंडिया का मैप बनाइए, विजिबल है सभी के लिए? चलो अब थोड़ा सा मैं आपके सामने इसका जो बेसिक जो डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक जो एससी एनसीईआरटी चैप्टर 1 का टॉपिक है कि सोशियोलॉजी अपने आप में एक अकेला सब्जेक्ट है या इसको ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। ये टॉपिक आपका इसी चैप्टर में है, वो भी क्लियर होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या समाज को जानने के लिए सिर्फ समाज का अध्ययन ज़रूरी है या इसे जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके साथ और कनेक्ट करके देखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से विषय हैं बताइए ह्यूमैनिटी के? इतिहास, भूगोल, और ज्योग्राफी, पॉलिटी और बताइए सबसे इम्पोर्टेंट अब देखो हम इनको कैसे कैसे कनेक्ट करें। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव के बारे में जो अध्ययन होता है, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण को, ठीक है। अब देखो इनको कैसे पढ़ना है ये समझना है। चलो, तो समाज अपने आप में जैसा भी हमें दिखाई देता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारकों का परिणाम होता है।
मतलब जो भी समाज आज हमारे सामने है ज़रूरी नहीं कि ये शुरुआत से वैसा ही रहा हो। आज जो समाज हमें दिखाई देता है हमारे सराउंडिंग, अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग धर्म जाति के आधार पर भी जैसा जितना हमें दिखाई देता है वैसा ही हमेशा से नहीं था। ये हमेशा कैसा रहा? बदलता रहा। फॉर एग्जाम्पल उस दिन हमने समझा था कि एक टाइम ऐसा था जब कम्युनिकेशन के लिए हम लेटर्स यूज़ किया करते थे, फिर क्या आए? लैंडलाइन फ़ोन्स आए, ठीक है, उसके बाद मूवेबल डिवाइसेस, राइट, और अब कैसे हो गए? अब तो स्मार्टफोन्स हो गए। मीन्स यहाँ पे क्या है? चेंज हुआ ना, फ्रॉम लेटर टू स्मार्टफोन्स चेंज हुआ, बदलाव हुआ। और ये बदलाव कौन कौन सा है? आप पहली फुर्सत में बोलोगे मैम टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी का बदलाव है ये, तकनीकी का बदलाव है ये। लेकिन तकनीकी के साथ साथ क्या क्या बदला? जब तक अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बदलेंगी, तब तक क्या ये पॉसिबल था कि फैमिली के हर मेंबर के पास स्मार्टफोन हो जाता? अभी सबके पास फ़ोन है, सबके फ़ोन का अलग अलग डेटा, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ग्रो हुई है ना, है ना। तो यहाँ पे चेंजेस कौन कौन से हैं बताइए? यहाँ पे इकोनॉमी चेंज हुई, ठीक है। अब देखो पॉलिटी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, कि जब तक सरकार की नीतियाँ बहुत ज़्यादा उदार नहीं हो जाती, लिबरल नहीं हो जाती, तब तक इतने स्पीड में डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनको भी कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज समाज हमें दिखाई देता है, जितने धर्म हमारे देश में हैं, जितनी जातियां हमारे देश में हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि पहले पास्ट में, इतिहास में कैसा रहा होगा। ये धर्म कभी तो इनका उदय हुआ होगा, है ना। जब इनका उदय हुआ होगा तब ये कैसे दिखते होंगे? क्या आज जैसे हैं वैसे ही थे या ये बदल गए? ये जातियां बनी कब? जब ये बनी थी तब से ही ऐसी हैं, ये आज जो रूप हम देख रहे हैं ये बदला हुआ रूप है ना। सोचने वाली बात है ना। जो भी संस्कृति, जो भी परंपराएं आज हम फॉलो करते हैं, क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बने थे शुरुआत में, या ये बदल गए हैं? बदल गए हैं, है ना। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हर समय पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस, थोड़ा थोड़ा बदलाव हमारे अंदर आता रहा। तो इसलिए आज जो हमें समाज दिखाई देता है ना, ये समाज बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है, बहुत सारे जो कारक है ना इसके पीछे, उनका परिणाम है ये जो आज हमें दिखाई देता है, ठीक है। और जब तक हमें उन फैक्टर्स के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक हम उन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। आज हम कहते हैं कि भारत के समाज में जाति आधारित विभाजन है, ऊंची जाति फिर निम्न जाति। ये एक विभाजन लोगों ने बनाया हुआ है अपने बीच में, ठीक है। गलत है ना, गलत है ही। लोगों को किसी भी आधार पर विभाजित करना, अलग करना गलत है। ऊंचा और नीचा ये भेद करना गलत है, ठीक है। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जिसने पहली बार समाज को विभाजित किया था, क्या वो व्यवस्था भी इतनी गलत थी? नहीं थी। समाज का पहली बार सबसे उचित जो विभाजन हुआ था व्यवसाय के आधार पर, कौशल के आधार पर, वो थी वर्ण व्यवस्था, है ना। और क्या था उसमें? लोगों को विभाजित किया था, लोगों की कुशलता के आधार पर विभाजित किया गया था। इसका मतलब क्या? ह्यूमन को सोचो, उन लोगों की सोच कितनी ऊंची थी, है ना। कि जब वैदिक पीरियड आया, ठीक है, वैदिक लोगों ने क्या किया? लोगों की काबिलियत को समझा, कुशलता में। देखो उनकी अप्रोच क्या थी, उनको पता था कि जितने भी प्राणी हैं वो सब किसी न किसी काम में कुशल हैं, स्किल्ड हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? स्किल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया, है ना।
बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो वर्णा सिस्टम वाज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन समय के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज हुई, परिस्थितियां कौन सी चेंज हुई, जैसे जैसे इतिहास में बदलाव, मतलब राजनीति में बदलाव आया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, वैसे वैसे क्या हुआ, सारी जातियों में भी क्या आने लगा, थोड़ा सा कट्टरपन आने लगा। वो जो वर्ण थे वो जातियों में विभाजित हो गए, फिर जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई, है ना। फिर नए नए धर्म भी आए भारत में, फिर वो विभाजन और ज्यादा मजबूत हो गया, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, अलग अलग कारोबार में लोग लगे और ज्यादा विभाजन हो गया, अलग अलग कारोबार के हिसाब से सबकी आर्थिक परिस्थितियां अलग हो गई। अब एक आर्थिक मतलब परिस्थिति वाला इंसान सोचता है मैं अपने जैसे लोगों के साथ मित्रता रखूं, अपने जैसे लोगों के साथ ग्रुप बना के रहूं, फिर विभाजन हो गया। समझ रहे हो ना। चलो, तो सोसाइटी अपने आप में एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। सोसाइटी को जब भी हम पढ़ेंगे, हम हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सभी एस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर ये आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया ना, तो आप पूरी इंडियन सोसाइटी तो छोड़ो, जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आज, क्योंकि सबका क्रक्स यहीं पर है। ठीक है, अभी इंडिया के मैप से हम समझेंगे, और ये 5 to 10 मिनट्स आपको सभी सब्जेक्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, जिसे कहते हैं ना नींव होती है ना किसी भी सब्जेक्ट की, वो समझा देगा। कैसे, देखो अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये भारत है, और भारत में जो विविधताएं हैं ना, उनका हम डिस्कशन करते हैं। समाज की विविधता फिर आप बताओगे, मैं समाज के अलावा बाकी सब बताऊंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि भारत जो है ना, भारत का जो क्षेत्र है, जो भूमि है, जो भारत का धरातल है, कैसा दिखाई देता है। अगर हम सैटेलाइट से इंडिया को देखें तो हमारा भारत कैसे दिखाई देता है, बताइए। धरातल कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे रिवर्स भी हैं, है ना, वेजिटेशन भी है ना, प्लेट्यूज मतलब पठार भी हैं, डेजर्ट भी है ना। ठीक है, कहते हैं कि पूरे विश्व में जितने प्रकार की जलवायु हो सकती है, वो सारी जलवायु भारत में देखी जा सकती है। जितनी वेजिटेशन है वो सभी भारत में देखी जा सकती है, और जितने तरीके के लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं वो भी भारत में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगर हम इंडिया को देखें नदर्न साइड से, तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, हिमालयस, हिमालय पर्वत है ना, 3 माउंटेन रेंजेस है हिमालयस की, है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक कौन सा है, जो सबसे साउथ में। अभी आपको यहाँ पे ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप किस पे फोकस करोगे, आप लैंडफॉर्म पे फोकस करोगे। ठीक है, तो पहला लैंडफॉर्म हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स। तो भारत के जो ये नदर्न पोर्शन है, ठीक है, जो उत्तरी भाग है, ये किससे घिरा हुआ है, किससे बना हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। और ये नॉर्थ ईस्ट भी किससे घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ गए, मतलब पर्वतों से घिरा होगा तो कैसा होगा, ऊंचा होगा, है ना, पक्की बात है। ठीक है, उसके बाद इससे जो साउथ वाला हिस्सा है, इसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं मैदान। कौन सा मैदान, गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन्स, राइट। सो ये मैदानी क्षेत्र है भारत का। अब इसको गंगेटिक प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी पूरा, एक्चुअल में ये जो पूरा मैदान है ना, पूरा ये 3 हिस्सों में बना हुआ है, 3 नदी जो तंत्र हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, 3 रिवर सिस्टम्स, एक जो सबसे इधर है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनाया हुआ है। फिर
ये पूरा गंगा का मैदान, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना है, और इधर वाला पोर्शन ये कौन सा है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है, अब नदियों से बना है का क्या मतलब है, नदियों ने कैसे बनाया, हाँ और थोड़ा जोर से क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो नदियों से कैसे बना, जब नदियां पर्वत से नीचे उतरती हैं तो क्या होगा, पर्वत कैसा है, ऊंचा है। जब भी कोई चीज ऊंचाई से नीचे आएगी, पानी जब ऊंचाई से नीचे आएगा तो स्पीड कैसी रहेगी, ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो जैसे ही पानी गिरेगा चट्टानों पे, वो क्या करेगा, चट्टान को तोड़ेगा, मतलब इरोजन करेगा। ठीक है ना। अब इरोजन करके फिर वो कैसे आया, थोड़े से तटीय क्षेत्रों में आया, तली वाले जो क्षेत्रों में आया, उसके बाद एकदम समतल क्षेत्रों में, समतल भूमि में आ गया। तो जैसे ही ढलान कम होती है ना तो क्या होता है, इरोजन जो स्पीड कम होगी, पहले की तुलना में स्पीड कैसी होगी, कम होगी। तो जब स्पीड कम होगी तो नदी क्या करेगी, जितना भी भारी भारी मटेरियल वो तोड़ के लाई थी उसको छोड़ना शुरू कर देगी। इरोजन तब भी होगा लेकिन कम होगा, डिपोजिशन ज्यादा होगा। और कौन से किस तरीके के मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनको सबसे पहले छोड़ दिए रिवर, जो भारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही समतल भूमि में आई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको छोड़ना शुरू कर देती है, मतलब मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, है ना, उनको छोड़ना शुरू कर देती है और ये पूरा जलोढ़ मैदान बन गया। अब क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, नदी ने बनाया है इसे, तो पानी भी पूरा है, जलोढ़ मिट्टी है, तो कैसी होगी, उपजाऊ होगी। ठीक है, अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, कैसी होगी, उपजाऊ होगी। ठीक है, इसके बाद भारत का ये जो हिस्सा है ये क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ ये इसको हम क्या कहते हैं, रण ऑफ कच्छ। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, मैदान, पठार और पर्वत, तीन चीज मैंने बोली, क्या क्या बोला, मैदान, फिर पठार, फिर पर्वत। ठीक है, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। तीनों में किसका फर्क है, हाइट का फर्क है, एलिवेशन का फर्क है ना। ठीक है, तो पठार कैसे हैं, मैदानों से ऊंचे हैं और पर्वतों से काफी नीचे हैं, एलिवेशन का फर्क है। और सबका निर्माण अपनी अलग अलग प्रक्रिया से हुआ है। जैसे मैदानों का निर्माण नदियों ने किया, जलोढ़ मिट्टी से डिपॉजिट कर करके, डिपोजिशन होगा तो कैसा होगा, अच्छा अगर कोई भी चीज डिपॉजिट हो रही है तो डिपॉजिट हो रही है मतलब लेयर वाइज डिपॉजिट हो रही है, वो लेयर बन गई। पठार कैसे बने थे, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसमें से लावा आया, बाहर आके ठंडा हो गया, चट्टाने बन गई, पठार हो गए। पर्वत कैसे बने, हिमालयस कैसे बने थे, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से बने थे। दो प्लेटें थी, टकराई ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड हो गई। लेकिन खास बात यह है कि हिमालय की जो ऊपरी जो अवशेष मिले हैं ना, वो कैसे मिले, टेथिस सी के मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे टेथिस सी था। तो जो जीवाश्म समुद्र में हुआ करते थे वो कहाँ आ गए, माउंटेन के पीक्स पे आ गए। ठीक है, चलो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमें इंडियन समाज देखना है, अपने मुद्दे से मत भटकना। ठीक है, तो ये होगा प्लेट्यू। उसके प्लेट्यू के बाद ये हो गए हमारे तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। उसके बाद हो गए हमारे यहाँ पे आइलैंड्स, ठीक है।